अगर किसी इंसान को 18 साल तक एक वीरान द्वीप पर बिल्कुल अकेले रहना पड़े तो वो कैसा महसूस करेगा, और जब वो आखिरकार सभ्यता में लौटे तो उसके साथ क्या होता है। सैन निकोलस द्वीप की अकेली महिला की ये दर्दनाक लेकिन अविश्वसनीय कहानी इन सवालों का जवाब देती है। ये असाधारण महिला, जिसकी सहन शक्ति और जीवित रहने की क्षमता आज भी मिसाल मानी जाती है, प्रसिद्ध किताब आइलैंड ऑफ द ब्लू डॉल्फिन्स की प्रेरणा बनी। उसकी कहानी को समझने के लिए पहले उस इतिहास को जानना जरूरी है जिसने उसकी किस्मत तय की। हुआना मारिया निकेनो जनजाति की सदस्य थी, जो कैलिफोर्निया के तट से लगभग 61 मील दूर स्थित सैन निकोलस द्वीप पर रहती थी। उसका असली जन्मजात नाम कभी दर्ज नहीं हो पाया। 19वीं सदी की शुरुआत में रूसी उदबिलाव शिकारी इस इलाके में पहुंचे, जिनके आने से निकेनो लोगों के साथ हिंसक संघर्ष हुए और नई बीमारियां फैली, जिससे जनजाति की आबादी घटकर शायद 200 से 300 लोगों तक सिमट गई। 1835 में फ्रांसिस्कन मिशनरियों ने बचे हुए निकेनो लोगों को मुख्य भूमि पर ले जाने का फैसला किया और उन्हें एक मैक्सिकन जहाज पर चढ़ाया गया। लेकिन उस अफरात फरी में किसी तरह हुआना मारिया पीछे छूट गई। कुछ कथाओं में कहा जाता है कि वो किसी परिजन को ढूंढने के लिए जहाज से कूद गई थी, तो कुछ में बताया गया कि वो अपने बेटे की तलाश में रुक गई। हालांकि ये कहानियां बाद में सामने आई और पूरी तरह प्रमाणित नहीं मानी जाती। सच इतना है कि तूफान के डर से जहाज जल्दबाजी में द्वीप छोड़ गया और हुआना मारिया पूरी तरह अकेली रह गई। कुछ स्रोतों के अनुसार वो शुरू में अपने बेटे के साथ थी, जिसकी बाद में एक नाव दुर्घटना में मृत्यु हो गई और अंततः वो सैन निकोलस द्वीप पर बिल्कुल अकेली रह गई, न केवल जीवित रहने की लड़ाई लड़ने के लिए बल्कि भयानक एकांत से जूझने के लिए भी। द्वीप पर जीवन बेहद कठोर था। सबसे पहले उसे रहने की जगह ढूंढनी पड़ी, जिसके लिए उसने व्हेल की हड्डियों, बहकर आए लकड़ी के टुकड़ों और प्राकृतिक संसाधनों से झोपड़ियां बनाई। कपड़ों के लिए उसने पक्षियों के पंख और सील की खाल का इस्तेमाल किया, जिन्हें सील की नसों से सिला गया। भोजन की तलाश एक और बड़ी चुनौती थी। वो शंख, मछलियां पकड़ती, सील और पक्षियों का शिकार करती और खाने योग्य पौधे इकट्ठा करती। पानी के लिए वो बारिश का पानी प्राकृतिक गड्ढों में जमा करती और खुद के बनाए बर्तनों में सहेजती। समय के साथ उसने पक्षियों की हड्डियों से सुइया और पत्थरों से चाकू जैसे औजार बनाए, जो खाना तैयार करने, कपड़े सिलने और आश्रय बनाने में काम आए। अपनी पारंपरिक निकेनो ज्ञान और तकनीकों ने उसे ढलने में बड़ी मदद की, लेकिन शारीरिक संघर्ष से भी ज्यादा मानसिक पीड़ा गहरी थी। अपने बेटे की मौत और वर्षों तक किसी इंसान से बात न कर पाने का दर्द। इसके बावजूद वो पारंपरिक गीत गाकर, लकड़ियों पर निशान बनाकर और आध्यात्मिक अभ्यासों के जरिए खुद को संभाले रही। पूरे 18 वर्षों तक उसने पर्यावरण के साथ खुद को ढाल लिया और ये साबित किया कि मानसिक दृढ़ता के बिना इतना लंबा एकांत कोई नहीं झेल सकता। 1853 में आखिरकार उसकी कहानी ने मोड़ लिया, जब समुद्री ऊदबिलाव शिकारी कप्तान जॉर्ज नाइट ने द्वीप पर एक अकेली महिला की अफवाहें सुनकर खोज अभियान चलाया। काफी तलाश के बाद उनकी टीम ने रहने के संकेत देखे और आखिरी रात ऊंची झाड़ियों में छिपी हुई हुआना मारिया को पाया, जो चुपचाप उन्हें देख रही थी। वो धीरे धीरे उनके पास आई और भुने हुए जंगली प्याज भेंट किए, शांति और मेहमानवाजी का संकेत। उसने एक गीत के माध्यम से संवाद किया, जिसे चालक दल के एक मूल अमेरिकी सदस्य ने याद रखा। बाद में उस गीत का अर्थ निकला कि वो द्वीप छोड़ने के लिए तैयार और संतुष्ट थी। उसे जहाज पर लेकर सांता बारबरा, कैलिफोर्निया लाया गया, जहां लोगों ने जिज्ञासा और अपनापन दिखाया। वो घोड़ों, यूरोपीय कपड़ों और नए संसार को देखकर हैरान थी और भाषा न समझ पाने के बावजूद लोगों के बीच रहकर ढलने की कोशिश कर रही थी। लेकिन ये सुखद लगने वाला अंत बेहद दुखद साबित हुआ। बचाए जाने के केवल 7 हफ्तों बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। अचानक बदले माहौल और खान पान ने उसके शरीर को तोड़ दिया। ताजे फल सब्जियां
और नया भोजन वो सहन नहीं कर पाई, बीमार पड़ी और संभवतः पेचिश से उसकी मौत हो गई। हालांकि उसका जीवन समाप्त हो गया, उसकी कहानी अमर हो गई। 1960 में लेखक स्कॉट ओडेल ने आइलैंड ऑफ द ब्लू डॉल्फिन्स प्रकाशित की, जिससे ये कहानी दुनिया भर में फैली और इतिहासकारों व पुरातत्वविदों ने उसके जीवन पर और शोध किए। हुआना मारिया की विरासत आज भी इंसानी जिजीविषा, अनुकूलन क्षमता और संस्कृति व प्रकृति से गहरे संबंधों की मिसाल है। ये याद दिलाने के लिए कि इंसान का हौसला कितनी भी विपरीत परिस्थितियों में जिंदा रह सकता है।